हेलो एवरीवन। आज से आपकी अभ्यास सीरीज स्टार्टेड है और इस सीरीज के अंदर हम आपके आईसीएआई की बुक में स्टडी मॉड्यूल में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विथ कंसेप्ट्स हम करेंगे। हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा कि 35 से लेके 40 आवर्स में सब कंप्लीट हो जाए। लास्ट ईयर की जो 2020 की मेरी अभ्यास सीरीज थी वो आपकी 35 आवर्स में कंप्लीट हुई थी। इस साल कुछ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए हैं, बट चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कोई इंक्रीज है ही नहीं, बट अमेंडमेंट आई है जिसका इम्पैक्ट भी हम आपको उन्हीं क्वेश्चंस में बताएंगे जहां पे उस अमेंडमेंट का यूज हुआ होगा। सर, अभ्यास सीरीज के बेनिफिट्स क्या हैं, पहले थोड़ी सी आप ये समझिए। सर, लास्ट डे तक सब कुछ रिटेन रख पाना इजी नहीं होता है, तो मैंने क्या बनाया आप सभी के लिए, ये अभ्यास सीरीज जो है, इस अभ्यास सीरीज के अंदर आप आईसीएआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब होल बुक ही हो गई आपकी, होल बुक आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, विथ ऑल कंसेप्ट। सर, ऑल कंसेप्ट से आपका मतलब है सारे कंसेप्ट? जी नहीं, जो इन क्वेश्चंस में यूज हुए होंगे वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आपको यहां बताए जाएंगे। इसको आप मल्टीपल टाइम, इन वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, इसलिए आपको 1 डे बिफोर एग्जाम्स भी आप इन वीडियोस का यूज कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने किया है, उनको बेनिफिट हुआ था। सीए फाइनल में भी लोग 1 डे बिफोर हमारे वीडियोस करते हैं और इंटरमीडिएट में भी। क्लियर क्लियर सर। सर, अब आप एक बात बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम इन वीडियोस को करें कैसे? देखो, अभी तक आपको कंसेप्ट्स जो आए या नहीं आए, आपने अपनी रेगुलर क्लासेस कहीं कर ली या फिर आप मेरे यूट्यूब से ही क्लासेस करते हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर। अब क्या है, अगर आपने इसके पहले एक भी बार पेपर दिया था और आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए थे, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इसमें एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस करना होता है ना, एक होता है टाइम प्रॉब्लम एग्जाम में, टाइम प्रॉब्लम की रीडिंग टाइम जाता है, तो मैं आपको बाय रीडिंग के टाइम, ड्यूरिंग द रीडिंग आप ओरल सॉल्यूशन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ड्यूरिंग रीडिंग आवर्स के अंदर आप ओरली सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ओरल सॉल्यूशन आप लगाएंगे, आपका रीडिंग टाइम बचेगा, जिससे आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाए। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब हम यहाँ करवाएंगे आपको, तो अप्रोक्सीमेटली 86 नंबर तक या 85% अगर हम कहें, आपका आईसीएआई का पेपर प्रिपेयर हो जाएगा मेरे साथ, जो कि 16 नंबर तो इधर उधर से कहीं ना कहीं आते हैं। दूसरी बात सर, मेरी ये कोशिश होगी ना कि ये जो सब्जेक्ट है आपका इनकम टैक्स, ये जो सब्जेक्ट है सर आपका इनकम टैक्स, जो हम कोशिश कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं, ये जो आपका सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, ये आपका सबसे इजी आपके लिए सब्जेक्ट को बनाना, आपको एकदम इतना इजी हो जाए ना कि आपको इस सब्जेक्ट से एकदम समझ लीजिए प्यार हो जाएगा, एकदम आपको इसमें हेजिटेशन नहीं होगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये सब्जेक्ट आपको बर्डन फील कराए, बर्डन फील ना हो। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है इन क्लासेस को बनाने का, और लास्ट ईयर तक तो इस ऑब्जेक्टिव में हम फुल्ली सक्सेसफुल रहे अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने में। चलो ठीक है, अब इस क्लासेस को जब आपको पढ़ना है, सर आपका फेस नहीं दिखता, वेबकैम नहीं है यहाँ पे एंड ऑल दैट, जो भी बातें हैं, आपको जो चीजें दिखनी है, जिस चीजों पे आपको कंसंट्रेशन लगाना है, वो टोटल आपकी स्क्रीन पे आपको यहाँ दिख जाएगी, ये पूरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। आपको केवल और केवल ना इस स्क्रीन को ही देखना है, बिकॉज बहुत से बच्चे मोबाइल पे कर रहे हैं क्लासेस, तो जो बच्चे मोबाइल पे क्लासेस कर रहे हैं उनको इस फुल बिग स्क्रीन का भी बेनिफिट मिलेगा और मोबाइल पे भी क्लासेस कर सकते हैं। अगर आपके पास आईसीएआई की बुक लेके आप नहीं बैठे हैं तो भी कोई बात नहीं है, आपको चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन को भी हम रीड कराएंगे और सॉल्व कराएंगे। थर्ड थिंग सर, मेरे साथ आप कुछ भी राइट नहीं करेंगे, कोई भी राइटिंग आपको नहीं करनी है, जिस समय हम पढ़ा रहे हैं उस समय आपको कोई राइटिंग नहीं करनी है, बस आप कैलकुलेटर लीजिए और कैलकुलेशन वाला काम आप कर सकते हैं। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर? यस सर, क्लियर। एंड मैंने एक और चीज इस बार ध्यान दी है कि ये जो क्लासेस प्रिपेयर हो रही है ना, क्लासेस, इसको हम आई कंफर्ट मोड में बनाए हुए हैं इस बार, आई कंफर्ट मोड, तो आपके आंख पे स्ट्रेन भी कम पड़ेगा, आई कंफर्ट मोड पे क्लासेस हैं। चलो, ये थोड़ी बहुत बातें तो अभी समझा दी,
रेस्ट बातें जिस समय हम पढ़ रहे होंगे उस समय की जाएगी। क्लियर? यस सर, क्लियर। आइए देखिए, आज आपका जो चैप्टर है रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सर, स्कोप ऑफ टोटल इनकम रेसिडेंस आपका क्या मतलब है? सर, किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना क्यों जरूरी है? किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना क्यों जरूरी है? सर, एक बात बताइए, एक है मिस्टर मोहन जो रहता है इंडिया में, ठीक है, और एक यहाँ पे मिस्टर स्मिथ रहते हैं यूएसए में। तो सर, मिस्टर स्मिथ यूएसए में रहते हैं इसलिए ये यूएसए में टैक्स पे करेंगे, और भैया मिस्टर मोहन इंडिया में रहता है इसलिए इंडिया में टैक्स पे करेगा। इसीलिए सर, कहीं ना कहीं हमें पता तो चलना चाहिए कि इंडिया में कौन रहता है, और इंडिया में कौन रहता है ये पता करेंगे तभी तो हम उस पर टैक्स लगा पाएंगे। ओके सर, इसका क्या मतलब, आप जहां के निवासी हो, आप जिस देश में रहते हो आप उसी देश में टैक्स पे करते हो। पार्शियली ट्रू, पार्शियली ट्रू। मतलब सर देखो, जब आप इनकम टैक्स की बात करते हैं ना, जब आप बात करेंगे इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स दो जगहों पे लगता है, या दो रीजंस के कारण लग सकता है आपका, ये दो रीजन होते हैं। एक रूल होता है सोर्स रूल। सोर्स रूल मतलब आपने वो पैसा कमाया कहाँ से है, बिकॉज भारत में भी बहुत सी फॉरेन कंपनी है, तो पैसा यहाँ कमाती है और फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट 40% लगता है, आपको पता है। इसका मतलब अगर भारत में पैसा कमाए तो भी भारत में टैक्स लगेगा। और एक होता है सर रेसिडेंस रूल। रेसिडेंस रूल ये कहता है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश में टैक्स लगेगा। ठीक ठीक है सर। सर, अब इन दोनों रूल को थोड़ा सा सर समझा दीजिए। देखिए, चलिए आइए, अब जब हम मोहन की बात करते हैं, ये मिस्टर मोहन है। हाँ सर, चलो, अब एक मिस्टर मोहन है, मान लीजिए मिस्टर मोहन भैया, ये इंडिया में कोई बिजनेस किए, इंडिया के बिजनेस इन्होंने 20 करोड़ रुपीस कमाए। ये श्रीलंका में भी बिजनेस किए, वहां से 50 करोड़ रुपीस कमाए। इन्होंने यूएसए से भी कुछ पैसे कमाए, जर्मनी में भी कुछ पैसे कमाए। यूएसए में इनकी एक प्रॉपर्टी थी, वहां से इनको 20 करोड़ रुपए आए। जर्मनी में इनकी एक फैक्ट्री है, या फिर समझ लो एग्रीकल्चर लैंड है, वहां से इनको 2 करोड़ रुपए आए। टोटल इन्होंने 5 2 7 2 9 92 करोड़ रुपीज अर्न किए। तो भाई साहब, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए, इंडिया में आप मिस्टर मोहन कहाँ के वासी हैं? मिस्टर मोहन इंडिया के वासी हैं, तो इंडिया में 92 करोड़ रुपीज टोटल पे इनको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर आप भारतीय हैं, इंडिया के हैं, तो वर्ल्ड में आप कहीं कितने भी पैसे कमाए हैं, आप पूरे वर्ल्ड में कितने भी पैसे कहीं पे भी कमाए हैं, आपको टोटल इनकम पे कहाँ, इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर सर। सर, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, मान लीजिए इस 20 करोड़ पे इन्होंने यूएसए में भी कोई टैक्स पे किया हो, तो सारी बातें आज ही नहीं होंगी, ये चीज जब जहां पे आएगी आपको वहां क्वेश्चन के साथ बताया जाएगा। अभी आप बेसिक समझिए कि अगर आप एक इंडियन हैं और आप इंडिया के निवासी हैं, तो आपने दुनिया में कहीं कुछ भी पैसे कमाए हों, उस पैसे पे आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा ड्यू टू रेसिडेंस रूल। अगेन बोलो, ड्यू टू रेसिडेंस रूल। ओके सर, अब ये सोर्स रूल भी थोड़ा बता दीजिए। आइए सोर्स रूल भी बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर स्मिथ जो है, ये भैया मिस्टर स्मिथ जो है, अब ये यहाँ पे आए, दार्जिलिंग आए, और दार्जिलिंग में इन्होंने एक लैंड ले ली। अब इस लैंड पे ये एग्रीकल्चर करके पैसे कमा रहे हैं। फिर स्मिथ भैया गए और यहाँ पे इन्होंने एक स्टोर खोल दिया, समझ लीजिए वॉलमार्ट का एक स्टोर खोल दिया, इससे भी ये पैसे कमा रहे हैं। स्मिथ भैया आए, कहीं से हॉर्स राइडिंग में पैसे लगा दिए, वहां से ही पैसा कमा रहे हैं। तो स्मिथ भैया, एक बात बताओ, आप पैसा कहाँ से कमा रहे हो? आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग कहाँ पे है? सर, सोर्स ऑफ अर्निंग, ये एक्टिविटीज तो इन्होंने इंडिया में की ना, इंडिया में की। इसका मतलब सर, अगर आप पैसा भारत से कमा रहे हैं, पैसा कहां से कमा रहे हैं? भारत से कमा रहे हैं, तो उस पे टैक्स भी आपको भारत में देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे आप पैसा कहीं पे भी कमा रहे हैं मोहन, अगर आप भारत के रेसिडेंट हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस आपका क्या है, आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक वर्ड आता है, वो भारत के हैं, तो भारत में टैक्स देंगे। और अगर आप भारत के रेसिडेंस नहीं है लेकिन भारत से पैसा कमा रहे हैं, भारत में पैसा अगर आप कमा रहे हैं, तो भी आप भारत में टैक्स देंगे। इसके लिए हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली जो वर्ड यूज होता है, ये होगा वर्ड, जैसे इस सोर्स रूल के अकॉर्डिंग, सोर्स के हिसाब से एक जो वर्ड यूज होता है वो होता है इनकम एक्रूड और अराइज इन इंडिया। ये वर्ड बार बार आपको लिखना पड़ेगा, अराइज इन इंडिया।
मतलब इंडिया में इनकम एक्रूड हुई हो और वहीं पे अराइज भी हुई हो, या फिर इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया हुई है, डीम्ड टू बी अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया हुई है, या तो फिर ऐसा डीम्ड है कि इंडिया में अक्रूड और अराइज हुई है। क्लियर? तो ये होता है एक सोर्स रूल और एक आपका सोर्स रूल और दूसरा रेसिडेंस रूल। तो इस चैप्टर में हम रेसिडेंस के बारे में समझेंगे। रेसिडेंस रूल को समझने के लिए हमें किसी भी इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस जानने की जरूरत पड़ती है। सर ठीक है, आइए सर देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस हम निकाल किसका सकते हैं सर? रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में आता है। सेक्शन 6 किसके? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के। ठीक ठीक है सर। तो सर रेसिडेंशियल स्टेटस अगर हमें निकालना है तो हम किसका निकाल रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस? पहली बात, किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ का निकाल रहे होंगे, या फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, कंपनीज एक्सेट्रा का निकाल रहे हैं। मतलब सर हमने दो पार्ट में रेसिडेंशियल स्टेटस को बांट दिया है। एक तो सर समझ लीजिए जो फर्म्स होती हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी वगैरह है, ठीक है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, लोकल अथॉरिटी है, या कोई कंपनी है, जैसे डाबर इंडिया डाबर की है एंड ऑल दैट, कोई भी कंपनी समझ लो, पेप्सिको ही है यहाँ पे, ये पेप्सिको है, पेप्सिको इंडिया लिमिटेड नहीं बोले, पेप्सिको मान ले, मैकडी बोलते हैं, केएफसी बोलते हैं, ठीक है, ये सब कंपनीज हैं। तो कहा जाता है कि इनका भी एक इंसान, अभी तक आपने मोहन का निकाला था, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला था, लेकिन जो बिजनेस करने वाली एंटिटीज होती हैं, कॉर्पोरेशन होते हैं, फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, कंपनी एक्सेट्रा, सर इनसे भी तो टैक्स लेना है, तो इनके ऊपर भी लगेगा सर सोर्स रूल। ये कहां से कमाई है? अगर ये भारत में कमाई है, डीम टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया, तो भारत में टैक्स भरेंगे। और रेसिडेंस रूल, ये कंपनियां कहां की हैं। ठीक ठीक है सर। तो सर रेसिडेंशियल स्टेटस में ये कंपनियां अगर रेसिडेंट बन जाती हैं, अभी तक हमने आपको नहीं बताया रेसिडेंशियल स्टेटस तय, निर्धारित या डिटरमाइन कैसे करते हैं, हम बस बता रहे हैं। अगर ये कंपनियां रेसिडेंट हो गई तब तो भाई आओ और इंडिया में टैक्स भर के जाओ, लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट हो गई तो आप टैक्स से बच गए, आप यहां से निकल के बाहर चले गए, आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कोई भी कंपनी, फॉर्म, एओपी, बीओआई, एच, या ये क्या हो सकती है, मैं या तो फिर रेसिडेंट होगी या तो फिर नॉन रेसिडेंट होगी। रेसिडेंट को आर से रिप्रेजेंट करेंगे और नॉन रेसिडेंट को एन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है, मोहन है या स्मिथ है, कोई भी ठीक है, इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो रेसिडेंट भी होगी, नॉन रेसिडेंट भी होगी, लेकिन एक इंडिविजुअल स्पेसिफिकली, एक इंडिविजुअल एक और चीज हो सकता है, मतलब इंडिविजुअल अगर कोई है, ये रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है, लेकिन सर रेसिडेंट में भी दो फ्लेवर हो जाते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। लेकिन कंपनी, फर्म, एच नहीं, एओपी, बीओआई एंड लोकल अथॉरिटीज या तो फिर रेसिडेंट होगी या तो फिर नॉन रेसिडेंट होगी। लेकिन अगर इंडिविजुअल, आप यहां पे देखिए, अगर आप इंडिविजुअल की बात करें तो वो रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर रेसिडेंट है तो दो फ्लेवर अलग से, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर क्लियर। तो सर इसकी कंडीशन क्या होती है सर? रेसिडेंशियल स्टेटस निर्धारित या रेसिडेंशियल स्टेटस सर तय कैसे किए जाते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस सर तय कैसे किए जाते हैं? देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आपको पता करना है किसी का भी, तो उसका सीधा तरीका होता है। पहली बात आप ये देखिए भैया, आप सभी लोग अपनी पूरा पीठ चेयर पे लेके एकदम आराम से बैठेंगे, आप लोग कुछ भी अभी न सोचेंगे ना करेंगे, बस पढ़ेंगे कैलकुलेटर के साथ और एक कंडीशन समझिए। देखो, अगर आपको किसी इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, ये किसके लिए हम निकाल रहे हैं? इंसान के लिए यहाँ बात हो रही है। देखो प्यारा सा हंसता हुआ चेहरा, ठीक है, अगर इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं कि ये स्टे इन इंडिया, ये इंसान स्टे इन इंडिया कितना किया है सर? ये इंसान स्टे इन इंडिया कितना किया है, मतलब 1 सेकेंड, ये इंसान स्टे इन इंडिया कितना किया है? अगर इन्होंने इंडिया में स्टे 182 डेज और मोर किया है इन प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर, ये सब असेसमेंट ईयर आप समझ चुके हैं, ठीक है, 182 डेज और मोर किया इन प्रीवियस ईयर, और या फिर, या तो फिर, और है यहाँ पे ऑप्शन है, एंड नहीं है, ये एंड नहीं है, ठीक है, और है, या तो फिर उन्होंने स्टे इन इंडिया 182 डेज, रुको हम थोड़ा साफ लिख दें क्या सर? हाँ सर थोड़ा सा आप लिख दो ना, फिर से लिख दो, स्टे इन इंडिया इन्होंने 182 डेज और मोर किया है,
या तो फिर, और एंड नहीं है और है, या तो फिर स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर किया है इन करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट इस प्रीवियस ईयर में, इस ईयर में, एंड लास्ट के 4 साल, पिछले 4 प्रीवियस ईयर में ये 365 डेज भारत में रहे हों, तो क्या कहा जाएगा? अगर इस 365 डेज भारत में रहे हो तो भैया ये रेसिडेंट है, तो ये रेसिडेंट है, ठीक है। इसको कहते हैं बेसिक कंडीशन। इसको क्या कहते हैं सर? बेसिक कंडीशन। चलो कि भैया तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस हमको बताना है, भारतीय हो कि नहीं हो। आप बताइए, क्या आप इस साल 182 डेज और मोर भारत में रहे हैं? हाँ सर रहे हैं, तो आप भारतीय ऐसे ही हो गए। और अगर आप इस साल में केवल 60 दिन भारत में रहते ना, लेकिन उसके पिछले के 4 सालों में 365 दिन भी भारत में रह लेते हैं, यहाँ पे इन प्रीवियस लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में, यहाँ पे लिखा है लास्ट, थोड़ा सा क्लियर लिख दें, चलो आप लोगों के लिए फिर से लिखते हैं, एंड है यहाँ पे लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में, ठीक है, पिछले के 4 सालों में आप एटलीस्ट कम से कम 365 दिन अगर रहे हैं, एटलीस्ट 365 डेज आप रहे हैं, तो आपको बोल जाएगा आप रेसिडेंट हैं। चलो मान लीजिए आप इस साल अब्रॉड चल जाते, लेकिन इस साल में भी आप 60 दिन रहे होते भारत में, और पिछले के 4 सालों में आप 365 दिन तो रहे ही होते, तो भी आप रेसिडेंट बन जाते। लेकिन यहाँ पे अगर आप अब्रॉड एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ चीजें अलग से आएंगी, वो आपको वहां पे बताया जाएगा। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, अब यहाँ पे आते हैं 365 डेज सर, लेकिन इसके अलावा ये दो बेसिक कंडीशन है कि आप रेसिडेंट हैं कि नहीं है, ये दो बेसिक कंडीशन है किस लिए, कि आप रेसिडेंट हैं कि नहीं है सर। इसके अलावा कुछ एडिशनल कंडीशंस भी आ जाती हैं सर, एडिशनल कंडीशंस भी हैं क्या? हाँ, थोड़ी सी एडिशनल कंडीशंस आ जाती हैं, उसको एक बार आप यहाँ पे देखिए। ये तो कंडीशन आ गई, इसके बाद एडिशनल कंडीशन आती है कि आप लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में 2 बार भारत के रेसिडेंट रहे हैं। लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में मतलब सर 2000, अगर मान लीजिए 2010 का हम चेक करें तो 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, इस तरीके से लास्ट के जो 10 प्रीवियस ईयर है ना, इसमें से किसी 2 साल भारत के अगर आप रेसिडेंट बन गए हैं, एंड ये देखो ये एंड है, ये और नहीं है, मतलब बोथ द कंडीशन आर simultaneously satisfied, should be simultaneously satisfied होनी चाहिए, और एंड लास्ट के 10 साल में 2 बार आप रेसिडेंट बन गए हैं, एंड स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया आप 730 डेज और मोर किए हों, और मोर किए हों इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में, 7 प्रीवियस ईयर में आप 730 दिन से ज्यादा अगर भारत में रहे हो, ये दो एडिशनल कंडीशन है सर। लेकिन ये सब कंडीशंस किस लिए दी हैं? हमने अभी आपको बताया कि अगर एक इंडिविजुअल है तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। तो अगर वो रेसिडेंट है तो उसके बाद हम उसमें चेक करते हैं कि भैया वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये आपको बताया। तो उसी के लिए समझ लीजिए दो कंडीशंस आ जाती हैं। तो अब इस चीज का सर डिसीजन कैसे लें कि आर है, एनओ आर है एंड ऑल दैट, तो इसके लिए अब हम आपको एक चीज बताते हैं। देखो, अगर हो क्या रहा है कि ये सर, ये क्या है बताते हैं हम आपको अभी, चलो ये कुछ नहीं है, आयो सर। अगर आप, हम एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस फिक्स कर रहे हैं, और तो हम पहले चेक करेंगे कि भैया आप रेसिडेंट हो या नहीं हो, पहले हम चेक करेंगे आप रेसिडेंट हैं कि नहीं है। तो अगर आपने स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर कर दिया, ये जो मैंने इस शेडेड पोर्शन है, अगर आपने 182 डेज और मोर कर दिया है, और या तो फिर कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड कर दी, आप 182 साल, 182 दिन या उससे ज्यादा रह गए, या फिर आप इस साल 60 दिन और इसके पीछे के 4 सालों में 365 दिन रह गए, तो आप भारत के रेसिडेंट हो गए। ये तो फिक्स हो गया कि अब आप रेसिडेंट हो गए। अब रेसिडेंट होने के बाद हम चेक करेंगे कि आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो हम देखेंगे भैया जो एडिशनल कंडीशंस लगाई गई थी ना, ये दोनों एडिशनल कंडीशन भी अगर सेटिस्फाइड हो गई तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वरना आपको कह देंगे कि आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। सर दोनों एडिशनल कंडीशंस में देखिए क्या लिखा है, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में 2 साल आप भारत में रहे हो, और स्टे इन इंडिया के हो 730 दिन और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। अगर आप पिछले 10 सालों में 2 बार भारत के निवासी थे और पिछले 7 सालों में 730 दिन भारत में रह गए, तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, आप आम नागरिक हैं, आप आम भारतीय हैं। लेकिन अगर आप ये दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किए, 10 साल में 2 साल भी भारत में नहीं रह पाए, 730 दिन में, सॉरी 7 सालों में 730 दिन भी भारत में नहीं रह पाए,
तो माना जाएगा आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, आप भारतीय तो हैं, आप भारतीय तो हैं पर आप विदेश आते जाते रहते हैं। इसका मतलब आप विदेश आते जाते रहते हैं, क्योंकि 10 साल में 2 बार भी भारतीय रेसिडेंट नहीं बन पाए, इसका मतलब आप विदेश आते जाते रहते हो, तो आप रेसिडेंट तो बन गए इस साल में, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बने। सर इस साल में आपने 3 बार ऐसे क्यों बोला? क्योंकि जब भी रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि भैया रेजिडेंशियल स्टेटस हम डिटरमाइन कर दिए बस बात खत्म हो गई। जैसे मान लो 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 हर साल का रेसिडेंशियल स्टेटस अलग अलग दिखा जाता है। 2016 में अगर कोई रेसिडेंट है तो हो सकता है 2017 में वो नॉन रेसिडेंट रहा हो, फिर 2018 में वो नॉन रेसिडेंट रहा हो, 2019 में फिर से रेसिडेंट बन गया हो। तो चूंकि हर एक साल के लिए इसको कंसीडर किया जाता है, इन एवरी ईयर कंसीडर किया जाता है, 2020 में आके फिर चेक करना पड़ेगा, इसलिए हर साल में चूंकि इसको कंसीडर करना पड़ता है, इसलिए ये 182 डेज वाली पहले हम चेक करेंगे। अगर इस साल आप रेसिडेंट बन गए तो ठीक है, अब हम चेक करेंगे भैया आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, मतलब भारत के आम नागरिक हो, जो भारतीय ही हो, या फिर आप में कुछ स्पेशल कंटेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, आप विदेश आते जाते रहते हो और विदेशों में भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, कुछ कुछ साल भारत में नॉन रेसिडेंट बन जाते हो, ये भी चेक करते हैं। सर तो ये चेक करने का फायदा क्या है? मतलब किसी को आर है, एनआर है, ओआर है, नॉन रेसिडेंट है, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या तो फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये सब चेक करने के लिए चेक करते क्यों है? अगर हमने ये निकाल लिया ना तो इसके बेसिस पे टैक्सेबिलिटी निकालते हैं कि इनकम पे टैक्सेबिलिटी क्या आएगी। जैसे नॉन रेसिडेंट के लिए भारत के बाहर जो भी पैसा कमाए भी हम टैक्सेबल नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है। तो भैया मिस्टर स्मिथ अगर भारत कभी आए, अच्छा बताओ क्या सारे यूएसए में जितने भी लोग रहते हैं क्या वो भारत में आके टैक्स भरेंगे? नहीं, वो तो नॉन रेजिडेंट है सर, तो क्यों टैक्स भरेंगे? इसलिए। लेकिन यूएसए का कोई आदमी मान लो स्मिथ है, वो भारत में कहीं कुछ पैसा कमा रहा है तो सोर्स रूल के कारण उसको भारत में टैक्स भरना पड़ेगा। उसी तरीके से ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जो मान लो ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट आप ही हैं, आप कुछ भी कहीं दुनिया के किसी कोने में पैसा कमाए, अभी आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, भारत के निवासी हैं, तो आप कहीं कुछ भी कमाएंगे रेसिडेंस रूल के कारण यहाँ भरना पड़ेगा। और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ ही हो सकते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा एक कंडीशन आती है, वो हम आगे बताएंगे। वो कंडीशन होती है कि बिजनेस और प्रोफेशन मैनेज्ड बाय इंडिया होता है तो टैक्स लगता है, बट आगे जब ये क्वेश्चन में आएगा ना तो आपको बताया जाएगा। क्लियर? यस सर क्लियर। आइए, ये कुछ पोर्शन अमेंडमेंट का भी आया हुआ है। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ाते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मिस्टर आनंद के बारे में हमें टैक्सेबिलिटी निकालनी है। मिस्टर आनंद is an Indian citizen and a member of the crew of Singapore bound Indian ship engaged in carriage of passengers in international traffic departing from Chennai port on 6th June 2020। सर हमारा फंक्शन होता है कि हम ओरल सॉल्यूशन करते हैं और हम पॉइंट्स निकालते हैं क्वेश्चंस को पढ़ते समय, ठीक है। दूसरा सर हम री रीड करने का टाइम बचाएंगे, ठीक है। यस सर। तो छोटी छोटी चीजें हम आपको अभी बताते जाते हैं। देखिए अगर कहीं इंडियन सिटीजन आता है, इसका मतलब वो इंडियन सिटीजन का मतलब होता है अ पर्सन, आप चाहें तो लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो कोई बात नहीं है। इंडियन सिटीजन तो समझ लो भारतीय नागरिक है, इसकी बात छोड़ दो, बाद में आपको समझाते हैं। इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिक आप समझिए, ठीक है, भारतीय नागरिक। ओके ओके सर। मिस्टर आनंद इंडियन सिटीजन, भारतीय सिटीजन है, भारत में रहते थे और क्रू मेंबर है सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप इंगेज इन कैरेज ऑफ पैसेंजर्स इन इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई पोर्ट ऑन 6 जून 2020। मतलब भैया ये जो एक पोर्ट होता है ना, ये फॉरेन गोइंग वेसल है। ये सब वेसल्स जब भारत से बाहर जाते हैं, ये मत कहना सर ये तो आपने आर्मी वाली फोटो लगा रखी है, ये सब चीजों आप इग्नोर करेंगे, कृपया करके कमेंट में लिखेंगे। तो इसमें क्या बहुत से सर क्रू मेंबर्स, ये सब देख रहे हैं आपको, पीली वर्दी वाले, ऑरेंज वर्दी वाले लोग, ये लोग क्या होते हैं? सही लोग क्रू मेंबर होते हैं जो इसको चला रहे होते हैं, सेफ्टी का काम कर रहे होते हैं, इसमें क्लीनिंग का काम कर रहे होते हैं। ये लोग क्रू मेंबर होते हैं, नेविगेशन वगैरह देखने वाले। इन क्रू मेंबर्स के बारे में बात कर रहा है मिस्टर आनंद। इन क्रू मेंबर्स में से एक पर्सन है जो कि फॉरेन गोइंग वेसल पे काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है सर जा, और 6 जून 2020 को बाहर निकलेगा ये। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस एट 2021, प्रीवियस एट 2021 की इस डिटेल से डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर आनंद फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, assuming that he stay in India in last 4 previous year preceding previous year 2021, that is 400 days। आप समझिए भैया मेरे बाबूजी, आनंद जो क्या है सर, एक इंडिविजुअल है। सर आनंद जब एक इंडिविजुअल है, सर आनंद इंडिविजुअल है तो पहले तो हम चेक करें क्या ये रेसिडेंट है
या सर ये नॉन रेसिडेंट है। अगर ये रेसिडेंट होता है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। क्लियर है? क्लियर है। तो सर पहले हमने क्या डिफाइन करना है, ये रेसिडेंट है कि नहीं है, दो बेसिक कंडीशंस। उसके बाद देखना है ओआर है कि एनओआर है। सर दो बेसिक कंडीशन क्या थी भैया, 182 डेज और मोर रहे हो, आपको याद करवा देंगे हम, भाई प्यार हो जाएगा आपको इस सब्जेक्ट से अब, ठीक है। या फिर भैया आप 60 डेज करंट ईयर में रहे, करंट प्रीवियस ईयर में रहे, प्लस 365 डेज लास्ट के 4 प्रीवियस ईयर्स में रहे हैं। ठीक, ठीक है सर। बट आपको ना यहाँ पे स्पेशल चीज है, यहाँ पे आपको कॉशन लिख लीजिए, कॉशन पॉइंट हम लिखवाते हैं हमेशा, कॉशन लिखिए, आपको ये बात आगे बताएंगे हम। चलो उसके बाद डेट ऑफ इंटर्न इनटू कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्जिंग सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ शिप by Mr. Anand 6 June 2020 and date of entered into continuous discharge certificate in respect of the signing of in the ship by Mr. Anand is 9th December 2020। सर ये क्या होता है? सर जब ये आदमी जो है, ये आदमी फॉरेन गोइंग वेसल है, मान लीजिए ये सिंगापुर इंडो प्राइवेट जेट कोई भी लिमिटेड है भैया ये, ठीक है। अब इस बंदे ने इसके साथ एम्प्लॉयमेंट का तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ इस शिप पे जाने का भी एक एग्रीमेंट होता है। सर एक एग्रीमेंट होता है जिसमें लिखा है कि मिस्टर राजू आप चल रहे हो हमारे साथ सिंगापुर और शिप पे काम करते हुए। तो इस एग्रीमेंट में भैया तुम्हारी सर्विस राजू की साइनिंग ऑफ की भी एक सर्विस होगी कि भैया किस दिन तुम छोड़ के चल जाओगे, कब ये फॉरेन गोइंग वेसल आ जाएगा भारत में वापस, तुम जा सकते हो, तुम फ्री हो, और किस दिन तुम इसको ज्वाइन कर रहे हो, इस वेसल को किस दिन ज्वाइन करो और कब खत्म होगा। तो हमेशा कहा जाता है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में डेट ऑफ साइनिंग ऑफ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इन दोनों डेट्स को माना जाता है कि ये मिस्टर राजू भारत में रहे ही नहीं है। इसको कहा जाता है कि इस दिन आप भारत में नहीं रहे थे। क्लियर है? यस सर ये क्लियर है। तो इन दोनों डेट्स को जो 6 जून 2020 है और 9 दिसंबर 2020 है, क्योंकि 6 जून को इन्होंने इंटर्न किया था ज्वाइनिंग के लिए, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जब ये छोड़ के जा रहे हैं, साइनिंग ऑफ हो रहा है, वो 9 जून है। तो 6 जून और 9 जून को कहा जाएगा कि भैया आप इन दोनों दिन तो भारत में रहे ही नहीं हो, भारत में नहीं रहे हो, आप नहीं रहे आप, ठीक है। भारत में इन दोनों दिन आप नहीं रहे, ऐसा हम मान लेते हैं, डीम्ड है ये, मानते हैं ऐसा कि आप भारत में नहीं रहे। तो हमें क्या निकालना है, मिस्टर आनंद का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो भैया कितने दिन भारत में रहे हम यही इसके बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है। चलो तो कितने दिन भारत में नहीं रहे, 6 जून 2020, प्रीवियस ईयर कौन सा है मेरा, बोलो बोलो बोलो, प्रीवियस ईयर जल्दी बताइए आप लोग, बाबू बोल तो दिया करो आप लोग। प्रीवियस ईयर 2021 है आपका, प्रीवियस ईयर आपका 2021 है, असेसमेंट ईयर 21-22 है, ठीक है। इस प्रीवियस ईयर में 365 डेज हैं, पिछले प्रीवियस ईयर में कितने डेज थे, 366 डेज थे। सर 365 डेज हैं तो कितने दिन ये भारत में नहीं रहे, 6 जून से भारत में नहीं रहे, मतलब 30 माइनस केवल 5 जून तक भारत में रहे ना, तो जून में कितने दिन भारत में नहीं रहे, 6 जून से लेकर 30 जून तक, सर 25 दिन जून में भारत में ये नहीं रहे। फिर सर ये जुलाई में भारत में नहीं रहे, अगस्त में भारत में नहीं रहे, सितंबर में भारत में नहीं रहे, अक्टूबर में भारत में नहीं रहे, नवंबर में भारत में नहीं रहे, और 9 दिसंबर की डेट को ही माना जाएगा सर ये भारत में नहीं रहे। आप समझ रहे हैं ये क्या कौन सा महीना है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, माना जाएगा इतने दिन ये भारत में नहीं रहे। प्लीज जोड़िए आप 25 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 9, दैट इज 187 डेज अराउंड। हाँ ये देखिए आ गया 187 डेज ये भारत में नहीं रहे हैं, 187 डेज ये भारत में नहीं रहे। तो सर कितने दिन रहे, हमें तो ये निकालना है। तो 365 में से 187 डेज अगर आप भारत में नहीं रहे हैं तो आप भारत में कितने दिन रहे, 365 में से प्लस 365 अगर हम करते हैं सर 178 डेज ही ये भारत में रहे, 178 डेज ही ये भारत में रहे हैं सर, ठीक है, 178 डेज ही। तो सर नॉन रेजिडेंट बनने के लिए 182 डेज और मोर प्लस 60 डेज, और लास्ट के 4 सालों में 365 दिन हम देखते हैं। तो 132 डेज वाली कंडीशन तो नहीं बढ़ी, ये प्लस नहीं है, मतलब और है यहाँ पे, ठीक है। और नंबर 1 कंडीशन पिट गई, नंबर 2 कंडीशन देखें तो 60 दिन तो सर रहे हैं पिछले के 4 सालों में, इन्होंने बता दिया लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में सर ये 400 डेज भी रहे हैं। तो यहीं पे लिखना है कॉशन, ये लिखिए कॉशन, ये वाली जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन यहाँ पे नहीं लगती है, नॉट एप्लीकेबल। सर क्या बात करते हो, अभी आपने पढ़ा है और तुरंत नॉट एप्लीकेबल कर दिया। बाबू आप सीए कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सीए कोर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है आपका टैक्सेस। इसमें अगर हमने सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कोई
ये प्रोविजंस पढ़ा है ना, तो प्रोविजंस पढ़ के, ओनली प्रोविजंस पढ़ के पास करना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि प्रोविजंस पढ़ना अलग होता है और प्रोविजंस की रियल एप्लीकेशन करना बहुत अलग बात होती है। मैं आपको यहाँ पे प्रोविजंस की रियल एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ। ये पॉइंट आपका क्वेश्चन गलत कराने के लिए, आपके मार्क्स काटने के लिए लिखा गया था यहाँ पे, ये एप्लीकेबल नहीं है। बिकॉज आप आइए 2 पेज पीछे आइए, आप आएंगे मेरे साथ 2 पेज पीछे। ये सारी कंडीशंस कुछ कंडीशंस पे नहीं लगती, एक्सेप्शंस बताए गए हैं। क्या सर? देखो कौन सी कंडीशन थी, देखो सोचो बाबू, हम कितनी बार सेम कंडीशन लिख रहे हैं आपके लिए। पहला क्या था सर? 182 डेज और मोर, यहाँ पे लिख दें क्या? चलो इधर देखना मेरे साथ प्लीज। ये 182 डेज और मोर, ये एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, या तो फिर और दूसरी कंडीशन है 60 डेज प्लस 4 ईयर्स में 365 डेज। तो यहाँ पे इन्होंने सीधे कहा है कि द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया ओनली। 2 तरीके के लोग बाबू ऐसे होते हैं जो रेसिडेंट माने जाते हैं यदि यदि यदि, ओनली यहाँ पे लिखा है यदि 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 the period of their stay during the relevant previous year amounted to 182 days or more. In other words, even if such person stay in India 60 days or more, but 182 दिन से कम the relevant previous year, it will not be treated as resident due to the reason that stay in India was 365 days or more during last preceding previous year. मतलब भैया 2 तरह के ऐसे लोग होते हैं जिनको इंडिया का रेसिडेंट बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो भी कोई मतलब नहीं होता है। इन दोनों में से सभी के लिए होता है, या तो एक सेटिस्फाइड कर दो या तो 2 सेटिस्फाइड कर दो, आप रेसिडेंट हो। लेकिन एक्सेप्शन में 2 तरीके के इंडिविजुअल्स को बोल दिया गया है कि ये 2 तरीके के इंडिविजुअल के लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन की कंडीशन नंबर 1 ही देखी जाएगी। अगर 182 दिन से ज्यादा वो रह लिए, 182 डेज और मोर रह लिए तो रेसिडेंट है। 60 दिन और 365 दिन पिछले 4 साल में ये कंडीशन कंसीडर नहीं की जाएगी। वो कौन से 2 लोग हैं सर? सर वो 2 लोग हैं, या तो इंडियन सिटीजन, भारतीय मूल का निवासी, हु लीव इंडिया, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, बाय 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 बाय, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। भैया एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड के लिए जो शिप का क्रू मेंबर है, यहाँ पे क्या आनंद शिप के क्रू मेंबर थे ना सर? हाँ। और दूसरा पर्सन कौन होता है? इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या मतलब होता है? इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय मूल के निवासी। भारतीय मूल के निवासी, क्या बोलते हैं? भारतीय मूल के निवासी। ठीक है सर। भारतीय मूल के निवासी वो होते हैं जिनके पेरेंट्स, मान लीजिए कोई पर्सन है चला गया यूएसए में रह रहा है, लेकिन इस आदमी के माता पिता, इसके पिता पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जो जन्म है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, मतलब पाकिस्तान और पाकिस्तान के बंटवारा के पहले अगर हुआ था ना इसके पिताजी और दादाजी लोगों का जन्म, तो कहा जाएगा पिताजी या दादाजी है, दोनों का जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है और आइदर ऑफ हिज पेरेंट और आइदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स। कोई भी पेरेंट्स में, माता या पिता में से किसी एक का या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक का अगर जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में होता है तो उसको बोला जाता है भारतीय मूल का निवासी। तो अगर ऐसा आदमी भारतीय मूल का निवासी अगर भारत आता है विजिट करने के लिए, तो भी अगर वो 182 डेज और मोर रहता है ना, तो ही माना जाएगा कि भैया तुम रेसिडेंट हो, वरना तुम नॉन रेसिडेंट हो। तो इस केस में क्या आनंद भैया कौन थे? शिप के क्रू मेंबर थे, तो इनके लिए सिर्फ 182 डेज और मोर वाली कंडीशन लगेगी सर। इनके लिए ये 60 डेज और 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर की कंडीशन नहीं लगेगी। तो यहाँ पे ये करेंटली केवल 170 डेज रहे हैं, इसलिए ये नॉन रेसिडेंट बन गए, रेसिडेंट ही नहीं बन पाए। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात ही छोड़ो सर, मिस्टर आनंद सीधे नॉन रेसिडेंट बन गए। इनके ऊपर भारत में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, लेकिन मैंने बताया ना आप सीए कोर्स करो, सब कुछ इतना इजी नहीं है। अगर डायरेक्ट आपको प्रोविजनिंग पढ़ा दी जाए ना, तो प्रोविजनिंग पढ़ाना बहुत इजी होता है, लेकिन प्रोविजनिंग का एप्लीकेशन पढ़ाने में असली टाइम लगता है। और अभी जब आप पीजीबीपी कैपिटल गेन, मतलब पीजीबीपी में और टीडीएस में तो आपको मजा आने वाला है। मैं 2 चैप्टर अभी आपको लिख देता हूँ, पीजीबीपी एंड टीडीएस, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को मजा आता है, बहुत भी ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, ठीक है सर। आइए अब बात करें, जरा सा हम यहाँ पे पढ़ा दें आपको। देखो अभी तक आपने कंसेप्ट के बेसिस पे सॉल्यूशन देख लिया क्या है, लेकिन सर हमको सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन भी आपको देखनी पड़ेगी। रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ा देते हैं, यहाँ पे तो हल्की रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं आपको, आगे की क्वेश्चन में और अच्छे से समझाते रहेंगे कि किस चैप्टर में कितना ज्यादा लिखना होता है। इन दिस केस मिस्टर आनंद is an Indian citizen and leaving India during previous year 2021 as a member of crew of the Indian ship. He should be resident in India if he stayed in India for 182 days or more. सर यहाँ पे कुछ भी अलग बात नहीं लिखी, वही जो आपको समझाया कि भैया क्रू मेंबर हो तो 182 दिन और मोर रह गए तो आप
रेसिडेंट बन जाओगे तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। यहाँ पे 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लिखेगी क्योंकि ये क्रू मेंबर हैं। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर हुआ? यस सर, बोलो बोलो, क्लियर हुआ? यस सर। The voyage is undertaken by an Indian ship engaged in the carriage of the passenger of international traffic originating from port in India। भैया इंडियन पोर्ट से वो जा रही है, प्रारंभ हो रही है उसकी जर्नी चेन्नई पोर्ट से, having its destination to a port outside India, that is Singapore port, hence the vessel is eligible voyage for the purpose of section 61 बोले तो रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने वाला सेक्शन है, जिसके क्रू मेंबर के ऊपर अब हम जिसके क्रू मेंबर का हम रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं। लेकिन आपको एक मैंने बात बताई थी, देयर फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 6 जून, 6 जून मतलब साइनिंग ऑफ की डेट, एंड एंडिंग ऑन 9 दिसंबर, 9 दिसंबर की डेट जो साइनिंग ऑफ की थी, बीइंग द डेट्स इंटर्ड इनटू द कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ज्वाइनिंग एंड द शिप एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शिप ऑफ मिस्टर आनंद, an Indian citizen who is the member of crew of the ship has to be excluded। भैया माना जाता है कि 6 जून जब आप एग्रीमेंट में जा रहे हो और 9 दिसंबर जब आप साइनिंग ऑफ कर रहे हो, वो दोनों दिन आप भारत में नहीं रहे थे, भारत में नहीं रहे थे, हमने आपको बताया था ना, ये एक्सक्लूड करेंगे फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड स्टे इन इंडिया अकॉर्डिंगली 187 डेज आपको बता दिया कैसे आप भारत में रहे हैं, सॉरी 180 डेज आप भारत से बाहर रहे हैं, तो आप भारत में कितने दिन रहे, 170 डेज ही आप भारत में रहे। Since his period of stay in India during previous year 2021 is less than 182 days, he is non-resident for the assessment year 2021। तो आप नॉन रेजिडेंट हो गए 21-22 के लिए। यहाँ पे इन्होंने इतनी चाल चली है कि देखिए आपको 60 डेज के साथ साथ आप उसको पहले रेसिडेंट बना के और उसके बाद नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वगैरह आप खोजते रहो, इसलिए 60 डेज प्लस 365 डेज भी इन्होंने यहाँ पे लिख के दे दिया कि भैया पिछले 4 सालों में 400 दिन रहे, मतलब 365 दिन से ज्यादा रहे। ये आपको इंड्यूस कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे कि आप गलतियां करें, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। आपको याद रखना है कि क्रू मेंबर है तो भैया दूसरी वाली कंडीशन 60 प्लस लास्ट प्रीवियस 4 दिनों में 4 सालों में 365 दिन वाली कंडीशन नहीं देखनी है। ठीक है, ठीक है सर। इसमें इस क्वेश्चन में अमेंडमेंट वाले इस पोर्शन का अमेंडमेंट, ये जो क्वेश्चन आया है इसका कोई यूज नहीं था, तो अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन, अमेंडमेंट वाला फैक्टर जहां पे क्वेश्चन में आएगा वहां आपको बताया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।